बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर में, जैसे कि इस चैप्टर का नाम आपको पता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अर्थात लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का लेखांकन। तो आपको मैंने कई बार बताया है विशेषताओं में, अंतर में, कि ये संस्थाएं खाते कौन कौन से बनाती है। तो ये संस्थाएं सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट खाता जो बनाती है वो है प्राप्ति भुगतान खाता। इसे हम इंग्लिश में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग, इस साल के अंत में बनता है, एक अवधि विशेष के पश्चात बनाया जाता है। और इस खाते का नाम प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट मीन्स प्राप्ति और पेमेंट मतलब संस्थाओं द्वारा किया गया भुगतान। मतलब इस खाते में आपको ऐसा एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना है। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में रोकड़ बही जो बनाई थी, रोकड़ बही याद है? रोकड़ बही बनाते समय आप लोगों ने एक ही बात का ध्यान रखा था, वहाँ आप जो भी सिखाया गया था कि यहाँ केवल नगद व्यवहारों का लेखा होता है। तो सेम प्राप्ति भुगतान खाता भी रोकड़ बही का ही एक सारांश होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता भी रोकड़ बही की सहायता से बनता है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का ही एक संक्षिप्त रूप है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की ही एक परछाई है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की ही तरह बनता है। यानी आप लोगों को सिर्फ रोकड़ बही अपने दिमाग में लानी है और गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब से, मतलब अपने आप को गैर व्यापारिक संस्थाओं की जगह पर रखकर सिर्फ ये सोचना है कि इन संस्थाओं में अगर हम सदस्य होते और हमें लेखांकन का कार्य दिया होता तो क्या क्या हमारी प्राप्ति है और क्या क्या हमारा भुगतान है। बस करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ प्राप्तियों को डेबिट साइड में और भुगतान को क्रेडिट साइड में लिखना है। समझ में आया? ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप रोकड़ बही बनाते हैं, जितनी प्राप्तियाँ आपके संस्थान को होगी वो डेबिट पक्ष में आएगी, वो जितने भुगतान होंगे वो क्रेडिट पक्ष में। पर एक बात का ध्यान रहे, जो मिल चुका है, जो प्राप्ति हो चुकी है, उसी की प्रविष्टि, उसी की एंट्री आपको करनी है। जो मिलने वाला है, नहीं मिल पाया, वो आप नहीं लेंगे। और जिसका भुगतान हो चुका है उसी की एंट्री होंगी। जो भुगतान नहीं हुआ है उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये नगद खाता है, रोकड़ खाता है। रोकड़ खाता का ही एक रूप है। यानी जो अदत्त है और वो जो उपार्जित है, अदत्त मतलब चुकाना बाकी है और उपार्जित मतलब मिलना बाकी है, ये दोनों चीज़ों की इसमें लेखा नहीं होगा। और ना ही मूल्यह्रास का लेखा होगा, क्योंकि मूल्यह्रास संपत्तियों की कीमत में कमी करता है। मूल्यह्रास से आपको कोई नगद भुगतान नहीं करना पड़ता। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ केवल नगद और नगद का ही भुगतान होगा और नगद की ही प्राप्ति होगी। देखते हैं इस खाते का प्रारूप क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी वर्ष के अंत की तारीख आएगी यहाँ पर। इसका जो फॉर्मेट है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर जहाँ आप रिसिप्ट लिखोगे और क्रेडिट साइड में पेमेंट। और डेबिट में 2 का और क्रेडिट में y का प्रयोग होता है, तो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले यहाँ जो शुरुआत होगी हमेशा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इफ़ एनी, यानी अगर आपकी संस्थाओं में पिछले वर्ष का कोई रोकड़ शेष पड़ा हुआ है, शुरुआत इसी से होगी। जैसे रोकड़ बही में शुरुआत होती थी पुराना रोकड़ शेष, उसी प्रकार संस्थाओं में पड़े पुराने रोकड़ शेष को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। शुरुआत तो इसी से होगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि संस्थाएं अपना सारा पैसा या सारी प्राप्तियों को ख़त्म कर देती है। नहीं, कुछ तो बचता है। साल के अंत में, पिछले वर्ष के अंत में जो बचेगा वो इस साल का प्रारंभिक रोकड़ शेष मानकर उसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस फीस का मतलब होता है प्रवेश शुल्क। संस्थाओं के सदस्य जब संस्थाओं में प्रवेश करते हैं या कोई नया सदस्य संस्था में आता है तो उससे ये संस्थाएं एक शुल्क मांगती है, जिसे प्रवेश शुल्क कहा जाता है। और ये हमारी संस्था के लिए प्राप्ति है, इसीलिए इसे डेबिट में दिखाया जाएगा। लाइक मेंबरशिप फीस का मतलब होता है सदस्यता शुल्क, सदस्य से लिया हुआ शुल्क, ताकि वो सदस्य बने रहे। और जो सदस्य सदस्यता शुल्क जमा करते हैं वो तो संस्थान के लिए प्राप्ति ही होगी।
उसी प्रकार सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा होता है, यानी ऐसी संस्थान को मिला हुआ सभी प्रकार का चंदा ऐसी संस्थाओं की प्राप्ति मानी जाती है। अब चंदा चाहे आपको पिछले साल का मिला हो लास्ट ईयर, इस साल का मिला हो करंट ईयर, और अगले साल का मिला हो नेक्स्ट ईयर, यानी चालू वर्ष में आपको पिछले साल का मिला हुआ चंदा, इस साल का मिला हुआ चंदा और अगले साल का मिला हुआ चंदा, किसी भी प्रकार का चंदा मिला हो आपको उसे डेबिट पक्ष में दिखाना है। जो नहीं मिला उसे नहीं दिखाना है, लेकिन जो मिल चुका है भले ही उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो, वो आपकी प्राप्ति है और आप उसे डेबिट में दिखाओगे। डोनेशन, ये भी हमारी प्राप्ति है, हमें दान मिलता है। इनकम फ्रॉम लेक्चर, अगर आपके संस्थान द्वारा कहीं भाषण दिया गया है और उस भाषण से आपको संस्थान को कोई आय होती है तो उसे डेबिट में दिखाया जाएगा। इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था आपके संस्थान के पास जो पैसा बचा हुआ है उसे अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, विनियोग कर दिया और उस पर आपको ब्याज मिला तो वो आपकी आय है। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट, मतलब आपने कोई आयोजन करवाया, कोई प्रोग्राम करवाया, उससे आपको इनकम हुई। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने पुराने रद्दी कागज बेचा, उससे आपको इनकम हुई। सेल्स ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा, उससे आपको इनकम हुई। टू रेंट रिसीप्ट, आपने अपने संस्थान के कुछ कमरों को या कुछ भवनों को किराए से दिया जिससे आपको किराया प्राप्त हुआ। लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से किसी प्रकार का आपने कर्जा लिया। अदर रिसिप्ट्स, अन्य प्रकार की प्राप्ति, यानी अपने संस्थान को जितनी भी प्राप्तियाँ होगी वो सब डेबिट में आएगी। स्पेशली 5 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। पुराना रोकड़ शेष जिससे शुरुआत होगी, एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, संस्थाओं के सदस्य जब संस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात जब संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं तो उनसे जो लिया हुआ शुल्क होता है प्रवेश शुल्क होता है। मेंबरशिप फीस, सदस्यता शुल्क, सदस्यों से प्रति माह या प्रति वर्ष या प्रति 3 महीने बाद या 6 महीने बाद सदस्य बने रहने के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो मेंबरशिप फीस कहलाती है। चंदा, संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने के लिए कई जगह से कलेक्ट किया हुआ वसूला गया पैसा चंदा कहलाता है, मांगने पर मिला जाता है। और ये किसी भी प्रकार का चंदा हमारे संस्थान के लिए प्राप्ति है। दान, डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग का ब्याज, ये सब हमारी प्राप्ति है, यानी सभी प्रकार की प्राप्तियाँ डेबिट साइड में आएगी। ठीक है। और क्रेडिट साइड में भुगतान आएंगे। अब भुगतान तो कोई भी हो सकते हैं, किराया चुकाया, वेतन दिया, बिजली का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर खरीदा, ऑफिस पर खर्चा किया, प्रिंटिंग पर खर्चा किया, लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, लेनदारों को चुकाया, बीमा करवाया, मरम्मत करवाई, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के खर्चे जिसके बारे में आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल करते समय ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्राप्ति और कौन सा भुगतान। आपका ध्यान सिर्फ प्राप्ति की तरफ होना चाहिए, भुगतान तो अपने आप समझ में आ जाता है। यानी आपको सिर्फ प्राप्तियों को डेबिट में लेना है और भुगतान को क्रेडिट में। ठीक है। अब बात करें आंसर निकालने की, तो यहाँ पर डेबिट पक्ष का योग हमेशा अधिक होगा, इसका ध्यान रखें, क्योंकि प्राप्तियाँ सभी डेबिट में आती हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान प्राप्तियों से ज़्यादा भुगतान तो कर नहीं सकता। या तो जितनी प्राप्ति होगी उतना ही भुगतान करेगा, जितना जेब में पैसा है आदमी उतना ही खर्चा करेगा, क्योंकि ये नगद प्रणाली है, जितना आया उससे ज़्यादा हो जा नहीं सकता। इसीलिए डेबिट पक्ष का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है। और आंसर निकालने के लिए, जैसा कि आप रोकड़ बही का आंसर निकालते थे, याद करो 11वीं क्लास में कैसे निकलता था, याद करो। हाँ, डेबिट का टोटल लगाकर उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया जाता था। मतलब पहले हम डेबिट का टोटल लगाएंगे, फिर क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर खाने के लिए डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे। जो अंत में आंसर आएगा वो आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब अंतिम रोकड़ शेष। ठीक है। अब प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में मैंने आपको समझाया, ये कैसे बनता है, इसके प्रैक्टिकल्स अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से सोच समझ कर पढ़ें।